हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से इस नई वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं तुगलक वंश के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, मध्यकालीन भारत का इतिहास हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने गुलाम वंश और खिलजी वंश को कंप्लीट कर लिया था और आज हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि लिखा है, तुगलक वंश इसने 1320 से 1414 तक शासन किया और लगभग 94 वर्ष इसने शासन किया। राजधानी थी दिल्ली। यह दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश था। शासकों को अगर देखें तो कौन कौन शासक था इसमें, तो गयासुद्दीन तुगलक है जो 1320 से 25 तक रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक है जो 1325 से 51 तक रहा है। फिरोज शाह तुगलक जो 1351 से 1388 तक रहा है। और अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद जो लगभग 1414 तक रहा है। तो ये इसके शासकों का क्रम है। तो हमें याद रखना है, दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आए थे। तो 5 वंश में जैसे गुलाम वंश आया था, गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और 5वां लोधी वंश। तो हम तीसरे वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश था। शासकों को एक बार फिर से देख लेते हैं। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और नासिरुद्दीन महमूद। अच्छा, शॉर्ट में हम इनको बोलेंगे। अगर शॉर्ट में बात की जाए तो इनको हम जैसे गयासुद्दीन तुगलक को GT भी हम बोल सकते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को MBT हम बोल सकते हैं और फिरोज शाह तुगलक को FST, इस नाम से हम संबोधित करेंगे इनको। अच्छा, दिल्ली इनकी राजधानी रही और क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में, तो दिल्ली से इन शासकों ने अपने शासन प्रशासन को चलाया। इस वजह से इसको दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है। अब तुगलक वंश का जो पहला शासक है उसको देखते हैं, गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 25 तक। तो यह तुगलक वंश का संस्थापक है, यानी फाउंडर है। इसने इस वंश की नींव रखी है, तुगलक वंश की। इसने दिल्ली में तुगलकाबाद शहर बसाया जिसे 56 कोट का दुर्ग भी कहा जाता था। 56 कोट का दुर्ग। इसने भारत के अंदर नहरों का निर्माण शुरू कराया तथा आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले में, जो कि वर्तमान में तेलंगाना में पड़ता है, वारंगल क्षेत्र को जीतकर इसका नाम बदलकर सुल्तानपुर रख दिया था। अच्छा, एक बात और आपसे मैं करना चाहूँगा कि ये जो वीडियो हम जो बना रहे हैं, तो अगर आपको ये वाली जो वीडियो समझनी है, जैसे हम तुगलक वंश को पढ़ रहे हैं, तो इसकी पुरानी वीडियो भी आप देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ से पूरा सीरीज़ है। तो पिछली वीडियो से आगे वाली वीडियो जुड़ी हुई हैं, तो उनको भी आप देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद देखें तो निजामुद्दीन औलिया जो एक सूफी संत थे, तो उनका गयासुद्दीन तुगलक के साथ विवाद था, यानी एक मतभेद था विचारों को लेकर। और उसके आधार पे तो कभी भी गयासुद्दीन तुगलक और सूफी संत जो थे निजामुद्दीन औलिया, इनके बीच हम बोल सकते हैं टकराव रहा। अब इस टकराव को लेकर देखा जाए तो गयासुद्दीन तुगलक यानी GT और औलिया के बीच विचारधारा को लेकर विवाद था। जब GT बंगाल अभियान से वापस लौट रहा था, यानी गयासुद्दीन तुगलक अब बंगाल अभियान से वापस लौट रहा है, तो निजामुद्दीन औलिया से वो बोलता है कि दिल्ली छोड़कर चले जाओ, ऐसा आदेश देता है तुगलकाबाद के। लेकिन जब क्या होता है कि गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली की तरफ आता है, तो दिल्ली के पास एक तुगलकाबाद शहर पड़ता है, उसमें एक गाँव था अफगानपुर। तो रात्रि को वहाँ विश्राम करता है और इसी दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यानी GT उसकी मृत्यु हो जाती है। नोट पॉइंट देखें हम यहाँ पे, GT की मृत्यु के बाद तुगलकाबाद में ही इसका मकबरा पंचभुजी शैली में बनवाया गया। अच्छा, एक और चीज़, GT ने जब कहा था निजामुद्दीन औलिया से कि दिल्ली छोड़कर चले जाओ, तो निजामुद्दीन औलिया ने उनके लिए एक वाक्य कहा था, हनूज ए दिल्ली दूरस्त, हनूज ए दिल्ली दूरस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है, पहले तुम बंगाल से दिल्ली तक आ तो जाओ। तो बात सत्य साबित हो गई कि गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली तक नहीं आ पाया। जब वो तुगलकाबाद के अफगानपुर में आराम कर रहा था, तो जो घर था वो गिर गया और जिसमें दबकर उसकी मृत्यु हो गई। अब गयासुद्दीन तुगलक के बाद शासक बनेगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये रहा है 1325 से 1351 तक। यह दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक पढ़ा लिखा शासक था, लेकिन अपनी नीतियों के कारण यह दिल्ली सल्तनत का सबसे असफल शासक रहा। उपाधि अगर हम देखें तो MBT की, यानी मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि उलूग खां किसने दी थी इसको? GT यानी गयासुद्दीन तुगलक। मूल नाम था इसका जौना खां, कहीं कहीं आपको जूना खां भी मिल जाएगा, जूना खां भी मिल जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक का नाम। निर्माण अगर देखें तो इसने जहांपना नगर बसाया था दिल्ली के निकट, और वहाँ पे आदिलाबाद का किला बनवाया और किले में एक सतपुला पुल का भी निर्माण कराया था। अच्छा, MBT के समय सर्वाधिक विद्रोह हुए थे, जिसमें से 27 विद्रोह तो दक्षिण भारत से ही हुए थे और एक इसमें मंगोल आक्रमण भी हुआ था इसके समय। लेकिन फिर भी दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा जो साम्राज्य था वो किसके पास था? मोहम्मद बिन तुगलक के पास। अब मोहम्मद बिन तुगलक की कुछ नीतियां देखें, पॉलिसियां, जिसमें वह पूरे तरीके से यानी पूर्ण रूप से असफल रहा है। तो पहला उसकी पॉलिसी क्या थी? राजधानी परिवर्तन,
क्योंकि दिल्ली जो है, दिल्ली पर आक्रमण होता रहता था उत्तर पश्चिम क्षेत्र से, तो उसने क्या किया, अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया। दौलताबाद या देवगिरी हम उसको बोल सकते हैं। तो ऐसा उसने कब किया, दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी ले गया 1326-27 में। तो देवगिरी या दौलताबाद जो कि गोदावरी नदी के पास थी महाराष्ट्र में, अपनी राजधानी बनाया और इसे जो है कुतुबाबाद नाम दिया, यानी देवगिरी को इसने नाम क्या दिया, कुतुबाबाद। अब राजधानी परिवर्तन के कारण की बात की जाए, क्यों ले गया था, तो उत्तर भारत से होने वाले आक्रमण से बचने के लिए, लेकिन ये भी असफल रहा ये प्लान इसका। क्यों, जलवायु परिवर्तन से होने वाले लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ गया और उसे पुनः वापस दिल्ली आना पड़ा। यहाँ की यानी वहाँ पे जो है लोग क्लाइमेट को जो है उनकी बॉडी उस तरीके से सहन नहीं कर पाई और वापस जो है उसको दिल्ली में ही लोगों को लाना पड़ा। इसके बाद देखें तो एक सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, तो एक मुद्रा उसने चलाई थी 1330 और 32 में। इसने चांदी की कमी हुई थी जैसे, तो धन के अभाव के कारण इसने तांबे और कांसे के सिक्के चलाए, और जो तांबे तथा कांसे के सिक्के चलाए थे उनका मूल्य चांदी के सिक्के के मूल्य के बराबर था। परंतु सिक्का विधि निर्माण की प्रक्रिया आसान होने के कारण अधिकतम लोगों ने सिक्के बनाना शुरू कर दिया। यानी क्या हुआ, लोगों ने अपने घर में ही सिक्के बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों के पास तांबा और कांसा था, तो उन्होंने अपने घर पर ही जो है सिक्के निर्माण करना शुरू कर दिया। जिससे क्या हुआ कि मार्केट में यानी बाजार में जो है बड़ी मात्रा में जो वस्तुएं थीं उनकी जो है महंगाई बढ़ गई, क्योंकि अब लोगों के पास पैसा तो है लेकिन वस्तुएं कम पड़ने लगी। तो ऐसा ये सब कुछ हो गया। तो इसके समय ये मुद्रा चलाना भी ये पूर्ण रूप से जो है विफल रहा। अच्छा, जब इसने मुद्राओं को चलाया तो बर्नी ने इसके बारे में कुछ कहा है कि प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया था। यानी टकसाल का मतलब होता है जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं, उसको बोलते हैं टकसाल। तो हर एक हिंदू के घर में जो है सिक्के उस समय छपने लगे। तो ऐसा बर्नी ने कहा है। इसके बाद तीसरा इसका प्रयोग देखें तो कृषि के क्षेत्र में नवीन प्रयोग। तो इसने कृषि करने के लिए 60 वर्ग मील जमीन खरीदी और उस पर 70 लाख टका खर्च किए, लेकिन दुर्भाग्यवश जमीन कैसी निकली, बंजर निकली। तो जिसने जमीन दिलवाई थी या जिन लोगों ने ऐसा कुछ भी मतलब बताया कि वहाँ पे ज़मीन खरीदो, तो उन्होंने उसमें भ्रष्टाचार किया बड़ी मात्रा में। तो इस वजह से ये वो ज़मीन क्या थी, एक बंजर भूमि थी जिस पर बड़ी मात्रा में इसने पैसा लगा दिया। तो ये प्रयोग भी इसका विफल रहा। इसके बाद चौथा अगर हम देखें तो दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। जैसे ये गंगा नदी जा रही है और यहाँ से यमुना नदी, तो इनके बीच का ये वाला जो क्षेत्र हो गया इसको बोलेंगे दोआब, यानी दो नदियों के बीच का क्षेत्र। तो इस वाले क्षेत्र में क्योंकि नमी ज़्यादा रहती है, फसल अच्छी हो जाती है, तो यहाँ पे इसने क्या किया, लगान यानी टैक्स बढ़ा दिया, कर वृद्धि कर दी 1333-34 में। तो गंगा यमुना दोआब में कर वृद्धि की, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उसी समय सूखा पड़ गया जिससे कृषि नहीं हो पाई और किसानों ने एमबीटी के खिलाफ विद्रोह कर दिया कि वो अब लगान नहीं दे पाएंगे, कर में जो वृद्धि की गई है वो नहीं दे पाएंगे। तो मजबूर होकर एमबीटी ने किसानों को राहत प्रदान की, यानी उनकी जो कर वृद्धि की गई थी उसे माफ़ करना पड़ा। इसके बाद हम देखेंगे खुरासान का अभियान। तो खुरासान अभियान यानी खुरासान एक जगह है अफगानिस्तान में, तो वहाँ पर इसने अभियान करने की सोची। 1327 और 28 की ये बात है लगभग। उद्देश्य था कि खुरासान क्षेत्र से बड़ी मात्रा में जो है धन लूट कर लाएंगे। अब इसने क्या किया, कुछ लोगों के साथ संधि समझौता कर लिया कि वहाँ पे चलेंगे अभियान करने के लिए, यानी युद्ध करने के लिए वहाँ से, और बड़ी मात्रा में धन लूट कर लाएंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ये तो हो गया, इसी के साथ एक मंगोल शासक या नेता था तरमाशीरिन, उससे संधि की, और एक मिस्र का राजा। तो इन तीनों ने एक संधि कर ली कि हम खुरासान पर आक्रमण करेंगे और वहाँ से बड़ी मात्रा में धन लूट कर लाएंगे, फिर उसका बंटवारा कर लेंगे। लेकिन हुआ क्या, एमबीटी ने खुरासान अभियान के लिए जो है 3 लाख सैनिकों की भर्ती भी कर ली और उन्हें 1 साल का अग्रिम वेतन यानी वेतन भी उसने दे दिया 1 साल का। लेकिन यह अभियान असफल रहा। असफल अब कैसे हो गया, तो उसका कारण हमें समझना है। तो असफलता के कारण अगर देखें तो पहला, जो मंगोल शासक था तरमाशीरिन को उसके चचेरे भाई ने पद से हटा दिया, तो यानी एक नया शासक आ गया मंगोल शासक जो है। दूसरा, मिस्र के शासक और ईरान के शासक के बीच संधि हो गई और इस प्रकार जो है मोहम्मद बिन तुगलक अकेला रह गया और उसने फिर इस अभियान पर जाने से मना कर दिया। बाद में क्या हुआ, जो इतनी बड़ी मात्रा में सैनिक इसने जो है भर्ती किए थे, तो उसमें से लगभग जो है 2 लाख सैनिकों को इसने सेवानिवृत्त यानी हटा दिया, और हटा दिया तो उन सैनिकों ने क्या किया, फिर दिल्ली के आसपास ही लूट करना शुरू कर दिया। तो एक बड़ी समस्या भी वो उत्पन्न हुई और 1 लाख सैनिक इसने अपने पास रखे और उन सैनिकों को अब ये ले जाएगा कहाँ पे, कुराचिल अभियान 1333-34 में। कुराचिल पड़ता है कुल्लू कांगड़ा क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पे कारण किया था, तो यहाँ से इस पर्वतीय क्षेत्र में जो है कुछ आक्रमणकारी छुपे रहते थे और समय समय पर आकर वो दिल्ली में हमला करते और दिल्ली से धन लूटकर वापस ले जाते। तो इनको सबक सिखाने के लिए उसने कुराचिल का अभियान चलाया। तो सेना का नेतृत्व कर रहा था खुसरो मलिक यानी एमबीटी का भतीजा। उद्देश्य था पर्वतीय क्षेत्रों में छिपे आक्रमणकारियों का अंत करना यानी समाप्त करना उनको।
तो परिणाम को समझे। इस अभियान का परिणाम, इस अभियान पर गए हुए सैनिकों का स्वास्थ्य खराब हो गया, क्योंकि वह एक ठंडा इलाका था, सैनिक सर्वाइव नहीं कर पाए वहाँ पे और वापस उनको लौटना पड़ा। इसके बाद देखिए मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु। तो 13 मार्च 1351 को मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। तो मोहम्मद बिन तुगलक सिंध क्षेत्र में एक जगह थी ठट्टा, तो वहाँ पर अभियान करने के लिए गया था, तब उसकी तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। अब बर्नी ने क्या कहा है एमबीटी के बारे में कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिली। तो ये बर्नी का स्टेटमेंट है। एल्फिस्टन इतिहासकार क्या बोलते हैं, तो एमबीटी में पागलपन का कुछ अंश मौजूद था, ऐसा कहा है एल्फिस्टन ने। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम फिरोज शाह तुगलक को हम पढ़ेंगे और जो तुगलक वंश का जो भी बचा हुआ पोर्शन है उसको अगली वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आप निरंतर बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।